बताइए सभी लोग मुझे बताएं, अब वॉइस क्लियर है? जी रविंद्र जी बताइए, अब वॉइस क्लियर है? बोले। अब तो वॉइस एकदम क्लियर होगी। कोई कंफ्यूजन डाउट मुझे नहीं लगता अब रहा होगा। जी बताइए। मस्त है वॉइस, कोई टेंशन तो नहीं? जी चलिए ठीक। अब वॉइस क्लियर है? चलो ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। चैटिंग मैं भी ऑन कर लूं, फिर शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की। अब आप बेफिक्र रहिए, पेन नहीं लीजिएगा कतई। जी चलिए ठीक। शाबाश। चलो शुरुआत कर लेते हैं। यानी अब हम लोगों को करना क्या है यहाँ पर? देखिए एक चीज और भी हम अभी आपको बताएंगे, बहुत ही बेस्ट बताएंगे, बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे आपको, और इस पर भी हम आपको थोड़ा सा काम भी किया हुआ है मैंने। तो वो चीज भी सबसे पहले हम आपसे बात करना चाह रहे थे, वो अब दोबारा बात कर लेते हैं कि अगर हम लोगों को ग्रुप्स और पीरियड्स निकालना है तो आखिरकार ग्रुप्स और पीरियड्स कैसे निकाले जाते हैं, इन चीजों पर विशेष फोकस करना है। अब लगातार कांटेक्ट में रहिएगा। अगर वॉइस आपको लगे तो चैट कर दीजिएगा बिल्कुल बेफिक्री के साथ में। वैसे अब वॉइस अब डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये मेरा आप पर भरोसा है। अब चलिए सबसे पहले हम एस ब्लॉक की बात कर लेते हैं कि एस ब्लॉक यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया तो एस ब्लॉक का है, अगर पी में गया तो पी ब्लॉक का है, डी में गया तो डी ब्लॉक का है। और दूसरी बात है कि ग्रुप कैसे निकालेंगे? ग्रुप निकालने के लिए ग्रुप नंबर की जरूरत पड़ेगी, और ग्रुप नंबर एस के लिए केवल एस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं यानी कि नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि ग्रुप पता लग जाएगा हमें। और अगर एन एस इलेक्ट्रॉन और एनपी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ दिए जाए तो फिर हमें यहां पर डी पी ब्लॉक का ग्रुप पता लग जाएगा, और डी ब्लॉक के लिए n-1 डी की बात करेंगे और साथ में एनएस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। मर्दन सिंह जी समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल राइट है ना? यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा जी। अब हम लोग करते क्या है, एक एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है, बहुत हमने क्लियर कर दिया, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है जिसका नाम है सोडियम। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हरिओम कि सोडियम भाई साहब के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, यानी कि सोडियम भाई साहब जीरो है, हमें नहीं पता। हमें जानकारी ही नहीं कि आखिरकार सोडियम का कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, ये हमें नहीं पता है। थोड़ी देर के लिए इसे मान करके चलते हैं। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। तो यशकुल हमें ये बताइए आप कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? एस में गया। यहां पर बड़ा बड़ा लिखा है 3s1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो गया है वो कहां गया? वो 3s1 में गया है। तो मतलब ब्लॉक सिंपल सा पता लग गया कि एस है, सिंपली हमें पता लग गया ब्लॉक एस है। क्लियर है सना? कोई दिक्कत तो नहीं? और अगर हम बात करते हैं कि पीरियड कौन सा है, तो आगे का नंबर कितना है? आगे का नंबर 3 है। तो जब आगे का नंबर 3 है तो हमें यह भी पता लग गया भाई साहब कि यहाँ पर थर्ड हमारा पीरियड है। पीरियड नंबर कौन सा है? थर्ड हो गया। और अगर ग्रुप की बात करें तो एस के ग्रुप को पता करने का सबसे अच्छा मेथड यही है भैया कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन है पता कर लीजिए। तो पीरियड नंबर थर्ड हो गया, ग्रुप नंबर फर्स्ट हो गया, और ब्लॉक यहां पर एस हो गया। एनी प्रॉब्लम ममता सोनकर जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताएं आप? नहीं है? शाबाश, वेरी गुड। इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर चल लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर क्लोरीन की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर क्लोरीन के बारे में चले आते हैं। थोड़ा सा क्लोरीन को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। किसे समझने की कोशिश करेंगे? क्लोरीन को समझने की कोशिश करेंगे। अब क्लोरीन में यहां ध्यान दीजिए, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 आ रहा है, 17 आ रहा है ना? ठीक, शाबाश। अब 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। लास्ट में हमारा 3p5 आया हुआ है। अब इस 3p5 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां ये बताओ कि
पहले तो मुझे ब्लॉक बताओ, पी ब्लॉक, वेरी गुड शाबाश, यानी कि यहाँ पर मुझे पी ब्लॉक पता लग चुका है कि भैया ब्लॉक पी हो गया है। अब यहाँ पर पीरियड कहां से पता करेंगे, इस एन में क्या करें हम, इस एन के लिए थर्ड पीरियड लिखे, पीरियड नंबर थर्ड लिखे ना, पीरियड नंबर थर्ड लिखना पड़ेगा ना ममता, बताओ पीरियड नंबर थर्ड लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही जी। अब इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कि पी में गए हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि अब आप नोटिस करिए यहाँ पर मुझे ग्रुप नंबर का मतलब है, आपको मैंने बताया था कि एनएस इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, एनएस और एनपी, तो एनएस कितने हैं यहाँ पर, एनएस और एनपी जोड़ने, एनएस जोड़ने हैं, एनएस यहाँ पर कितने हैं, एनएस आपके यहाँ पर हैं 2, एनएस यहाँ पर कितने हैं, एनएस बताएंगे तो एनएस हो जाएंगे आपके यहाँ पर 3s2 है और 3p5 है, तो ये एनएस और ये एनपी हो गए टोटल, यानी 7 हो गए, 7 में हम लोग जोड़ देते हैं 10, यानी टोटल हमारा 17 आ जाता है, 17 हमारा यहाँ पर ग्रुप आ जाता है। तो इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यहाँ पर एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन पी में है, दो टोटल जोड़ दीजिए, यहाँ से ये भी निकल करके आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे चल लेते हैं, हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ स्कैंडियम की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्कैंडियम, भाई साहब को देखिए आप, ये स्कैंडियम को देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त है ये एलिमेंट, यानी कि 21 स्कैंडियम, बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब स्कैंडियम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्कैंडियम में 21 होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा देखिएगा लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखा गया है, ध्यान देंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पर, लास्ट में 3d1 आ रहा है और 4s2 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 3d1 और 4s2 आ रहा है। तो अब जब लास्ट में 3d1 4s2 है तो हमने आपको बताया था लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हुआ है, एस में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन की डी में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन मर्दन सिंह जी डी में गया है ना, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो इसका मतलब ये ब्लॉक हमें पता लग गया कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर हमें ये पता लग रहा है तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट की क्लियरिटी हो जाएगी। और उसके बाद पीरियड का मतलब है सबसे बड़ा एन नंबर, सबसे, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं सबसे बड़ा एन नंबर, सबसे बड़ा एन नंबर, और सबसे बड़ा एन नंबर कौन सा है, 4 है, तो पीरियड नंबर हमारा यहाँ पर 4 हो जाता है जी, पीरियड नंबर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो जा रही है कि 4 पीरियड हमारा यहाँ पर है, एक तो ये नोटिस कर लीजिए। दूसरी चीज भी आपको और बताता हूं कि अब हमें ग्रुप, मेन फंक्शन जो रहता है ना वो ग्रुप पर रहता है, लोगों से ग्रुप नहीं निकल पाता है, तो ये दिक्कत सबके साथ में आती है। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि ग्रुप कैसे निकालें, कौन बताएगा कि ग्रुप कैसे निकालें, जी बताइए, कौन बताएगा, ग्रुप कैसे निकालें कौन बताएगा, जी बताएं। ग्रुप कैसे निकालें, जी बताइए। ठीक, ग्रुप नंबर कैसे निकाला हमने, n-1d इलेक्ट्रॉन जोड़े और साथ में ns इलेक्ट्रॉन जोड़े, इन दोनों को जोड़ करके हमने ग्रुप निकाल दिया। ये बात आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, समझ में शायद सबको आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, शाबाश। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे इसी तरीके से कि आखिरकार हमको एक चीज और भी जानकारी में लेनी है, एक चीज और भी जानकारी में आपसे लेनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लो अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, अब जानकारी थोड़ी हमें दीजिए कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, मैं आपको थोड़ी सी आपसे बातें पूछूंगा, जरा मुझे बता दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पूरी तरीके से जो है वो समझ पा रहे हैं हमें, ठीक, अब मैं समझ जाऊं कि आप मुझे पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं जी। चलिए देखिएगा ध्यान से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट एफ ब्लॉक का है, तो कैसे पहचानोगे कि वो 4f का है कि 5f का, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 4f 5f कैसे पता लगेगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है तो वो 4f का है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 5f में जा रहा है तो वो 5f सीरीज का है। नंबर 1, यहां पर आपको पीरियड तो पता लग जाएगा, पीरियड तो पता लग जाएगा, लेकिन सभी का ग्रुप एक ही आता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये दोनों 4f का जो ग्रुप नंबर है वो फिक्स है,
4f का ग्रुप नंबर फिक्स है और 5f का भी ग्रुप नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाता है। दोनों के ग्रुप फिक्स है, इसलिए दोनों सेम ही ग्रुप के एलिमेंट माने जाते हैं, यानी ग्रुप नंबर यहाँ पर आ जाता है थर्ड। अगर 1 2 3 3 में ही ये सब आते हैं, ये सब पूरे, क्योंकि एक ग्रुप है, ठीक, लास्ट में इलेक्ट्रॉन से नहीं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये सीरीज है, इसीलिए हमेशा यहाँ पर पीरियड पूछा जाएगा। अगर पीरियड 6th आएगा या पीरियड 7th आएगा, भाई पीरियड अगर पूछा जाए तो पीरियड यहाँ पर या तो 6th आएगा या फिर पीरियड यहाँ पर 7th आएगा, दो आएंगे। अगर 4f है तो 100% वो 6th पीरियड में रहा होगा, और अगर वो 5f है तो 100% वो 7th पीरियड में रहा होगा, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ 6s में जाता है और यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन 7s में जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है मर्दन सिंह जी, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर, यहाँ कोई डाउट भी नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब बस सीरीज की बात है, तो अब अगर ग्रुप की कोई पूछता है कि ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप आप याद कर लीजिए कि ये दोनों ही थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। यानी कि अगर आप देखें तो स्कैंडियम के नीचे वाली जो सीरीज है उसी के अंदर ये सभी आते हैं, ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं। वेरी गुड, शाबाश। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसकी हमें तलाश थी, उसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी वॉइस क्लियर है सना, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि मैं पूरी तरीके से आपको ये सब एक्सप्लेनेशन प्रॉपर करूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मजा आपको जरूर आएगा। देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात कर पा रहा हूं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। अब सबसे पहला क्वेश्चन ही तैयार यही हो जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस। अगर हम लोग यहाँ पर रेडियस की बात करें तो आपको नोट करना पड़ेगा कि रेडियस जो है वो, अगर हम लोग यहाँ पर सिंपली ये कर लेते हैं, रेडियस बना लेते हैं इस तरीके से, एक एटम हमने बना लिया। अब इस एटम को हम देखना चाहते हैं कि भाई अगर मान लो सिंपल सा मैंने ये बनाया हुआ है, यहाँ ये भी नोट कर सकते हो आप, ये वाला मैंने बनाया हुआ है, यहाँ रेडियस आर है। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज द, हाँ बिल्कुल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेडियस, तो रेडियस की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, यानी न्यूक्लियस से बाह्य कोश के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ रेडियस बोलते हैं। अब अच्छा एक चीज बताओ, रेडियस से पता क्या लगेगा, कौन बताएगा जी? राकेश कुमार श्रीवास्तव जी ये बताइए कि हमें ये पता करना है कि सपोज कर लेते हैं कि एक सिंपल सी जानकारी हमें आपसे जुटानी है कि रेडियस से पता क्या लगता है। क्या एटम का साइज पता लग जाएगा? क्या एटम के अंदर शेल के बारे में जानकारी मिल जाएगी? क्या एटम कितना डेंसिटी है ये भी पता लग जाएगा? और क्या वॉल्यूम भी हमें पता लग जाएगा? यानी अगर मैं आपसे कह पा रहा हूं तो ये पूरा एटॉमिक रेडियस हमें जानकारी एटम के साइज की भी देगा, ये एटम के हमें डेंसिटी की भी दे देगा, ये एटम का वॉल्यूम भी बता देगा, क्योंकि आर निकल चुका है। और जब आर निकल चुका है तो 100% ये जानकारी हमें बिल्कुल ही मिल जाएगी। हाफ ऑफ द डिस्टेंस है तो सिंपल सी बात है कि रेडियस है, वो तो जानकारी में है ही, कोई दिक्कत है ही। अब आ जाते हैं ये कितने तरीके के हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो आप जान रहे हैं कि ये हमें पढ़ने पड़ेंगे कितने तरीके के। ये कोवेलेंट रेडियस, नंबर 1 कोवेलेंट रेडियस पढ़ना पड़ेगा, नंबर 2 मेटेलिक रेडियस, नंबर 3 वैन डर वाल रेडियस। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यूपी पीजीटी में करो बात, या फिर बात करो आप उत्तराखंड पीजीटी में, या फिर जीआईसी में बात करो, इन तीनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस से पूछे जाते हैं। ये बात आपको नोट करनी चाहिए और मेरे अकॉर्डिंग आपको पता भी होनी चाहिए कि कहां से पूछा जाता है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? मर्दन सिंह जी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट तो नहीं? तो नंबर 1 कोवेलेंट रेडियस, नंबर 2 मेटेलिक रेडियस, नंबर 3 हमारा वैन डर वाल रेडियस। अब ये बताओ कि व्हाई आयनिक रेडियस इज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई आयनिक रेडियस, क्या आयनिक रेडियस होता है या नहीं होता है? मैं ये जानना चाहता हूं कि वाई आयनिक रेडियस, तो ये आयनिक रेडियस पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता है? पढ़ा जाता है ना।
आयंस का भी रेडियस होता है, यस पढ़ा जाता है, होता है, यस पढ़ा जाता है। आयनिक रेडियस भी पढ़ा जाता है और वो भी कोवेलेंट रेडियस का एक पार्ट माना जाता है। अब आपको नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, सबसे पहले हम लोग कोवेलेंट रेडियस होता है ना, यस वेरी गुड, वही मैंने पूछा कि कहीं जानकारी ऐसा तो नहीं आपकी जानकारी का अभाव हो जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल शाबाश वेरी गुड। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस में एक्चुअल में क्या होता है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल अगर लिए जिन दोनों का साइज समान हो, दोनों का साइज सेम हो, तो यहां मान लेते हैं एटम ये है, ये एटम भी ए, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और हाफ कर देंगे, तो आप ये जानिएगा कि इनकी डिस्टेंस जब हाफ करते हैं तो सिंपल सी बात ये है कि यहां देखिए आर कोवेलेंट इज इक्वल टू हाफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर हमें आर पता करना है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम पता कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये कहलाता है हमारा कोवेलेंट रेडियस। इज इट क्लियर? हाँ ठीक है, बिल्कुल शाबाश। अब दूसरी चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर होमो का मतलब मैंने क्या रखा है वो मैं आपको बता दूं। होमो का मतलब है कि हमने H और H के बीच की डिस्टेंस को नापा तो लगभग 74 पिकोमीटर आई। कोवेलेंट रेडियस नहीं, हाइड्रोजन से यहां तक कि अगर हाइड्रोजन कंसीडर किया होता तो ये डिस्टेंस जो थी 74 पिकोमीटर के आसपास थी, और इसका रेडियस निकालना है तो हमें 74 का आधा कर देना पड़ेगा, यानी हमें रेडियस पता लग जाएगा। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी प्रकार का? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी प्रकार का? जी ठीक, शाबाश वेरी गुड। अब हम लोग एक काम और कर लेते हैं, इसी सीरीज में अगर क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का भी निकाल सकते हैं, वो भी कोई मैटर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि अगर मैं बात करूंगा इसकी, सॉरी वेरी वेरी सॉरी जी, हेट्रोन्यूक्लियर की अगर मैं बात करने जा रहा हूं तो हेट्रोन्यूक्लियर के अंदर कंडीशन क्या आएगी वो भी आप समझिएगा। ये भी बहुत ही सुपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा पानी पी लूं, बस 2 मिनट का समय देते। जी, तो अब यहां हम बात कर रहे हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की। तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में आपको एक चीज और जरूर समझ में आएगी यहां पर कि एक साइज छोटा है और एक साइज बड़ा है। अब क्वेश्चन ये तैयार होता है कि जब एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है तो आखिरकार कैसे कैलकुलेशन सही होगी? सही होगी, यानी कि आप ये जान लीजिए अच्छे तरीके से कि कैसे कैलकुलेशन सही होगी। तो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एटम का साइज कितना भी, वैसे एटम का साइज होता कितना है ये बताइए कि 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर, या फिर हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम साइज कैटेगराइज करते हैं एटम का। ये ऑलरेडी बहुत ही छोटा है, ये बहुत छोटा है, और इसमें अगर एटम में वेरिएशन भी आएगा तो इसी एंगस्ट्रॉम में आएगा या पिकोमीटर में आएगा, या फिर मीटर में चलेंगे तो फिर मीटर की माइनस वैल्यू में आएगा। तो भैया यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरी बात है, अब हम अगर हेट्रोन्यूक्लियर की बात कर लेते हैं तो एक का रेडियस, मतलब अब यहाँ अगर हमें कुछ कंफ्यूजन हुआ तो हमने देखो क्या किया है, वो चीज आप समझने की कोशिश करिएगा। हमने यहाँ पर किया यह है कि रेडियस हमने पहले ए का निकाला, फिर रेडियस बी का निकाला, यानी डिस्टेंस हमने ए से ए की निकाली और फिर बी से बी की निकाली, तो हमारी एग्जैक्ट डिस्टेंस निकल करके आ जाएगी। लेकिन यहां संभावना ए और बी के बीच की डिस्टेंस को निकालना टिपिकल है, इसलिए सिंपली रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, तो हमें टोटल डिस्टेंस यहां मिल पाएगी। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एक साइज अगर आपको छोटा दिख रहा है और दूसरा साइज आपको बड़ा दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच की, ये मैंने अलग अलग बना दिया, हालांकि हमें ओवरलैपिंग पर बनाना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ओवरलैपिंग पर बनाना चाहिए।
तो लेकिन फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये इस तरीके से ओवरलैप अगर करते हैं तो ये हमने ओवरलैपिंग कर दी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये साइज थोड़ा सा, ये आर बी थोड़ा बड़ा होगा और आर ए थोड़ा सा छोटा होगा, ये बात भी आपको नोट करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब इसी के साथ हम लोग एक और रेडियस की बात कर लेते हैं जिसका नाम है मेटेलिक रेडियस। क्या नाम है जिसका? मेटेलिक रेडियस है। तो ये मेटेलिक रेडियस की हम लोग बात करेंगे, वो चीज अब आप नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, मेटेलिक रेडियस पर। मेटेलिक रेडियस के अंदर कंडीशन क्या है कि मेटल्स में होता क्या है वो समझना है। मेटल के अंदर आपको नोट करना पड़ेगा कि मेटल्स में आपने नोटिस किया है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। ये अब ये इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मैं अपना डायग्राम अलग से एक और बनाता हूं, ये मैंने एक बड़ा सा समुद्र ले लिया, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव साइन, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव साइन, ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन, ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव साइन, ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव साइन, इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पॉजिटिव साइन, इस तरीके से हमने ये इलेक्ट्रॉन बनाया, ये पॉजिटिव। तो अब आप ऐसे करो, ऐसे समझो, सिंपल सी एक लैंग्वेज आप ऐसे समझो कि मदारी खेल दिखा रहा है और पब्लिक जो है वो चारों तरफ अट्रैक्टेड है। अब अगर मदारी खेल दिखा रहा है तो ये बेचारा अकेला इलेक्ट्रॉन खेल दिखा रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर प्रयागराज में कैटरीना कैफ आ जाए, प्रयागराज में ऐश्वर्या राय आ जाए, प्रयागराज में कोई नई हीरोइन आ जाए, तो फिर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। एक पर्सन कितने लोगों को नचाएगा वहां पर, सब ऐसे खड़े होकर ऐसे देखते रहेंगे। ये क्या देखना चाहते हैं? दीज पर्सन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन। वो चाहेंगे कि ये हमें मिल जाए, हम जाएं, बात कर लें, हाथ मिला लें, सब कुछ संभव है नहीं। उसी तरीके से ये बेचारे पॉजिटिव जो है ना, ये अगर मैं कहूं सिंपल सी बात कि ये पॉजिटिव जो है, अगर थोड़ा सा मैं दिखाऊं, ये पॉजिटिव बेचारे इस इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचे हैं। चाहे ये पॉजिटिव चाह रहा है मुझे मिल जाए, ये पॉजिटिव चाह रहा है मुझे मिल जाए, ये पॉजिटिव चाह रहा है मुझे मिल जाए, ये पॉजिटिव चाह रहा है मुझे मिल जाए। हर पॉजिटिव तो चाह ही रहा है कि उसे मिल जाए, लेकिन मिलने वाला किसी को कुछ नहीं है। खाली हाथ बाद में ताली बजा करके ऐसे चले आएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। केवल उतने 1 घंटे सिर्फ मजा मारेंगे, आंख बंद करके सपनों में खो जाएंगे, आहा क्या मजा आ रहा है। तो वही है, ये मेटेलिक बॉन्ड में वही कंडीशन है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज को अपनी तरफ क्या करता रहता है, अट्रैक्ट करता रहता है। वही यहाँ पर कंडीशन चलती है। अब हम लोग बात करते हैं वैन वाल रेडियस की। वैन वाल रेडियस में क्या कंडीशन आएगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैन वाल रेडियस बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडियस है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब एक्चुअल में होता क्या है, दो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड रहते हैं, दो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड, ये भी दो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड हुआ वो है कोवेलेंट बॉन्ड। वो कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। एक तो बात आपको ये ध्यान देनी है, इन दोनों के बीच में भी जो बॉन्ड है वो आपका कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ये भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड चल रहा है वो कोवेलेंट है। लेकिन इन दोनों, ये जो एटम हमारा, सपोज कर लेते हैं इसे एटम ए मान लेते हैं, इसे एटम बी मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का, अगर ये डिस्टेंस डी है तो इसका जब आधा कर दोगे तो हमारा रेडियस निकल के आएगा वैन डर वाल रेडियस। अब ये वैन डर वाल रेडियस जब कैलकुलेट किया जा रहा है तो यहाँ एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि भाई वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो बीच में गैप रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? ये गैप बीच में आएगा नहीं आएगा? थोड़ा सा गैप, अगर दो बॉल हम आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो दो बॉलों के बीच में थोड़ा सा गैप बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, यस बनेगा ना। तो वो गैप भी काउंटेड हो जा रहा है, और अगर वो गैप काउंट हो जा रहा है तो वहीं से हमें कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाएगा। यानी 100% वैन डर वाल रेडियस एटॉम कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होगा। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन?
अगर आपसे कोई पूछता है कि वैंडर वॉल रेडियस बड़ा होगा कि मेटेलिक रेडियस की कोवेलेंट, तो वैंडर वॉल सबसे बड़ा रेडियस माना जाएगा, उससे छोटा मेटेलिक रेडियस, क्योंकि यहां भी गैपिंग रहती है, मेटल्स आयंस के बीच की डिस्टेंस में गैपिंग रहती है, और वो सबसे छोटा हो जाता है कोवेलेंट रेडियस। इज इट क्लियर? वैंडरवॉल, मेटेलिक, कोवेलेंट। ममता सोनकर, कोई समस्या? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सब चीजें आपको दिख रही, प्रॉपर तरीके से दिख रही, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हाँ बताइए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? SS यादव जी बताएं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नो प्रॉब्लम, ठीक, शाबाश। अब बात कर लेते हैं इन्हीं तीनों चीजों की चलते हुए कि ये बताओ कि एटॉमिक रेडियस जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ चले, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? बताओ, डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? बोलिए। डिक्रीज करता है ना? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, वेरी गुड। यानी एटॉमिक रेडियस घटेगा लेफ्ट टू राइट चलने पर, और टॉप टू बॉटम जब चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस हमारा क्या करेगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों करता है, ये जानकारी भी हमें डिस्कशन करनी है। देखो, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो यहां ध्यान दो, जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि प्रोटॉन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, और जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो साइज धीरे धीरे, यानी कि जेफ, बिल्कुल जेफ, 100% जेफ भी बताएंगे प्रीति सक्सेना, जेफ भी निकालना आपको सिखाएंगे कि जेफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। लेकिन उससे पहले अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस पर हम रहे। इंक्रीज जब करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, और ऊपर से नीचे जब आएंगे तो नंबर ऑफ शेल, यहां पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ शेल की मैं बात कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज कर जा रहे हैं, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब यहां पर भाई मैं आपसे कुछ चीजें और भी डिस्कशन करना चाहूंगा, वो क्या चीजें हैं वो आप समझिएगा। अगर मैं बात करना चाहता हूं कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चले, यानी कि ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो क्या होगा, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, जो हमने ये बाहर का एरिया बनाया, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचना शुरू हो जाएंगे और साइज अल्टीमेटली छोटा होता चला जाता है। और जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो यहाँ शेल का नंबर बढ़ेगा, यहाँ मान लीजिए 2 शेल थे तो यहाँ 3 शेल हो जाएंगे, यहाँ चलो तो यहाँ पर आपके 4 शेल हो जाएंगे, एंड सो ऑन। ये शेल का नंबर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। इसी वजह से शिवानी ये कंडीशन, ऊपर से नीचे आने पर साइज ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ पर साइज ऐसे करके घटता चला जाएगा। तो ये डिजाइन आपको याद रखने की, जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो साइज डिक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो साइज ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है, ये बात जानकारी में आपके रहनी चाहिए। अब दूसरी चीज हम लोग बात कर लेते हैं, आयनिक रेडियस। मैंने वर्ड बोला था आयनिक रेडियस, इस पर लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर आयनिक रेडियस की मैं बात कर रहा हूं तो इस पर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूं आपसे, दो आयंस के बीच की डिस्टेंस को निकालो और उनका आधा कर दो। दो आयंस की बीच की डिस्टेंस को निकालो, उनको आधा कर दो, वो कैलकुलेट हो जाएगा आयनिक रेडियस। क्या कैलकुलेट हो जाएगा? आयनिक रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। अब आयनिक रेडियस की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी आयनिक रेडियस में, वो ये है, 1 मिनट का समय दो आप। वो क्या है? वो है ये कि यहाँ मैं पहले पीडीएफ थोड़ी देर कर लूं। ये मैं यहाँ पर चल रहा हूं कि अगर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सब क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो अब ये जानकारी मुझे चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, व्हाट आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते क्या है? जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर समान रहता है, यानी कि द आयंस
और एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इतनी बात भी शायद आपको समझ में आ रही होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, शायद कोई डाउट भी आपको नहीं होगा जी। अब अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, नोट करो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिस आयन में प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होता है। अब एक्चुअल में होगा क्या, अगर आइसो इलेक्ट्रॉन है तो जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस खींच लेगा अपनी तरफ, फटाक से खींच लेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो साइज घट जाएगा। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर बोली भी है। अब आप जरा इसमें यहाँ नोट कर लो देखो, एटॉमिक रेडियस इज लार्जर देन द एलिमेंट, ये बात आपको पता है, यानी एटॉमिक रेडियस एलिमेंट का ज्यादा होगा सेम पीरियड में, और सीरीज ये होता क्यों वैंडरवाल रेडियस की जगह पर। अब एक चीज आप नोट कर पा रहे होगे कि सुनना सब लोग, शिवानी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस घट रहा था ना, लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड अगर हम लोग एंड पे चले जाते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि हम लोग यहां पर आ गए नोबल गैसेस पर, तो अगर नोबल गैसेस पर आ गए हैं तो नोबल गैसेस में एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एटॉमिक रेडियस यहां बड़ा क्यों होता है, ये बड़ा क्यों होता है, क्वेश्चन ये है कि व्हाई एटॉमिक रेडियस ऑफ द नोबल गैसेस आर लार्ज इन द पीरियड वैसे ऊपर से नीचे आने पर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन किनारे पे चले जाए, पीरियड पर चले जाए, यानी लास्ट में आए, जैसे हीलियम की बात करें, यहाँ नियोन की बात करें, यहाँ आर्गन की बात करें, यहाँ क्रिप्टन की बात करें, तो जब ऐसे चल रहे होंगे तो आखिरकार इसका जो पीरियड है, पीरियड में ये बड़ा एलिमेंट है, ये भी बड़ा है, ये बड़ी बड़ा है, ये ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन क्यों गड़बड़ाया, बताइए कौन कौन बताएगा इसका जवाब। यस, शिवानी ने बताया कि जब हम लोग पहुंच जाएंगे कहां, जब हम लोग नोबल गैसेस में पहुंच जाएंगे तो वहां पर वेंडर वॉल रेडियस कंसीडरेशन होगा, और वेंडर वॉल रेडियस का मतलब हो गया कि ऑटोमेटिकली साइज, नंबर ऑफ शेल की नहीं, फुल फिल इलेक्ट्रॉन लास्ट में है तो वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेंडर वॉल रेडियस होता है नोबल गैसेस में, प्रीति वेंडर वॉल रेडियस होता है, और जहां भी वेंडरवॉल रेडियस होगा साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज जो है वो मर्दन सिंह जी वेंडरवॉल रेडियस के कारण है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत सुंदर। अब अगर ये क्वेश्चन तो मान के चलो कि भाई पीजीटी में बड़ा पैट माना गया है, ये क्वेश्चन पीजीटी में बड़ा 100% बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना गया है, वो भी समझ लो कि Na पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा होगा Mg डाई पॉजिटिव से एज कंपेयर टू Al ट्राई पॉजिटिव से। इलेक्ट्रॉनों का नंबर सभी में देखोगे तो 10 10 10, लेकिन प्रोटॉन देखोगे 11 12 13, तो साइज एल्यूमिनियम का आपका छोटा हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। इसी तरीके से अगर एनाइन की साइज की बात करें तो एनाइन में नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव है, प्रोटॉन 7 8 9 है, तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर साइज जो छोटा दिखाई देगा वो फ्लोरीन का दिखाई देगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब चलिए हम लोग जरा इनके और थोड़ी सी डिटेल की स्टडी कर लेते हैं, डिटेल स्टडी हमें समझ में आएगी कि आखिरकार हमें कहाँ आनंद आ रहा है, वो चीज समझने की कोशिश आप करेंगे। रुक जाइए, जी छोटी हो जा भाई, पेन भी पकड़े हुए हैं ना। हम्म, अभी आदत नहीं ना थोड़ी सी, तो वही प्रॉब्लम कर रही है और कुछ नहीं जी। तो यहां पर देखिएगा कि एल जो है, एल का कोवेलेंट रेडियस देखो और कैटायन का देखो, दोनों के रेडियस हमने दिए हुए हैं, दोनों के रेडियस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आर कोवेलेंट है, ये कैटायन है, तो ये बताओ कि कोवेलेंट रेडियस बड़ा है, कैटायन का रेडियस छोटा है, ये बात आप जानते हो। हमेशा पापा बड़े होंगे और उनका बेटा छोटा होगा, जानते हो ना। तो कैटायन निकला कहां से,
कैटायन तो पेरेंट एटम में से निकला है ना, तो पेरेंट एटम हमेशा बड़ा होगा और पेरेंट एटम के अंदर से निकला है कैटायन तो वो छोटा होगा। इसलिए आपको दिखाया है कि यहाँ 154 है, यहाँ 95 है, यहाँ 203 है, यहाँ 133 है। तो ये बताओ कैटायन छोटा होता है हमेशा, कैटायन छोटा होता है हमेशा एज कंपेयर टू पेरेंट एटम से। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं मर्दन सिंह जी? दूसरी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिरकार एनायन की, अगर हम यहाँ बात करें, ये क्वेश्चन देखो आया था, अगर आपको याद हो, अगर अच्छे से याद हो तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि आई पॉजिटिव, ये मेरी बुक में भी है, आई पॉजिटिव, आई और आई नेगेटिव, इनमें साइज आई नेगेटिव का बड़ा होगा, आई का छोटा, और आई पॉजिटिव का और छोटा साइज होगा। ये किताब आपने मेरे बुक में देखा होगा। अगर हम NOF की बात करें तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन का और बड़ा है, नाइट्रोजन का और बड़ा है। NOP की बात करें तो O का साइज छोटा है, N का साइज बड़ा है और P का और बड़ा हो जाएगा। तो O और N में N का साइज इसलिए बड़ा है, आप देखो पीरियोडिक टेबल में पहले N आता है फिर O आता है। साइज लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज डिक्रीज करता है, उसी कंडीशन में ये एटॉमिक रेडियस दिए हुए हैं। इन पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। दूसरी चीज हम यहाँ पर ये भी बताएंगे, अगर फ्लोरीन को देखो तो हमेशा एनायन का साइज, एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से बड़ा होगा। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से बड़ा होगा, नोट कर लीजिएगा। तो ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, फ्लोरीन यहाँ 72 है, यहाँ 136 है, यहाँ 99 है, यहाँ 181 है, यहाँ 144 है, 195 एंड सो ऑन। ये भी आपको दिखाई दे रहा है। कोई प्रीति सक्सेना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में सभी चीजें आ रही हैं? कोई समस्या तो नहीं आ रही है? बता दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से आपको नहीं समझ पा रहा हूँ। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, मजा आ जाएगा बिल्कुल इसमें, जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या नाम है जिसका? आयनाइजेशन एंथैल्पी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही अच्छा टर्म है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम लोग समझने की कोशिश पूरी करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। किसी भी एटम, गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, अब ये वर्ड आइसोलेटेड आखिरकार हम क्यों प्रयोग में करते हैं? तो आइसोलेटेड का मतलब होता है जो दूसरे से कनेक्शन में ना हो। अगर प्रीति सक्सेना दूसरे अपने भाई बहन या पिताजी से बंधन में बंधी हुई है, तो जो भी वो करेंगी उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स काम करेगा। तो वहां पर आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब जब हम पूरे अधिकार अपने पास सुरक्षित रहे रखें, हम किसी को क्या दे रहे हैं, हम किसी से क्या ले रहे हैं, ये कोई पूछने वाला ना हो, दैट इज आइसोलेटेड। वो आइसोलेटेड है। अगर आपको आइसोलेशन का मतलब नहीं पता है तो आइसोलेशन का मीनिंग आप जरूर देख लीजिएगा कि आइसोलेशन का मतलब होता है कि जो चीज आप लेन देन जब करें तो बीच में कोई भी दखलंदाजी न होने पाए, दैट इज आइसोलेशन। क्लियर है ना बात? तो आइसोलेशन का मतलब जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जा रहा है क्योंकि आइसोलेट का मीनिंग हमें पता रहना चाहिए। अब यहाँ क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में हमने एनर्जी दे दी। अब जैसे ही एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया। तो कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकला है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसे आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। बिल्कुल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इस पर एक पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम इसी में से एक और निकाल दें तो दो पॉजिटिव आ जाएंगे, इसी में से एक और निकाल दें तो तीन पॉजिटिव आ जाएंगे। तो अब ये बताओ, अगर हमारे सिंपल सी बात ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, साइज घट गया, जब साइज और घटा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ही साइज घटती चली जाएगी और उतना ही फिर नेक्स्ट फर्दर हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी,
दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि साइज घटता चला जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। ये बात भी आपको नोट करनी है। तो अगर पूछा जाए कि आई इवन जो है वो कैसी होगी, तो आई इवन जो है वो आपकी हो जाएगी, आई इवन कैसी हो जाएगी, आई इवन कम हो जाएगी एज कंपेयर टू आई ई टू, एज कंपेयर टू आई ई थ्री। ये बात भी आपको नोट करनी पड़ेगी। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बताओगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर बताओ बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज करती चली जाएगी, वैल्यू 100% इंक्रीज करती चली जाएगी। और जब ये इंक्रीज करती चली जाएगी तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन यही आएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक्सेप्शन लग गया। कहां कहां लगा? जहां मैं रेड पेन चला रहा हूं ये एक्सेप्शन में चले गए, ये एक्सेप्शन में चले गए, ये एक्सेप्शन में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि बेरिलियम भाई साहब का आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर 2 है, यहाँ B5 में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेचारा आसानी से लूज हो जाएगा, ये अपना लॉस नहीं होने देगा। तो ऑर्डर बदल जाएगा, यानी कि बेरिलियम इधर आ जाएगा, बोरॉन उधर चला जाएगा। बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन के कंपेयर में थोड़ी सी ज्यादा होती है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद हम चलते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन में भी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको हाफ फील्ड दिखेगा, 1 1 1, ये हाफ फील्ड हो गया, यानी यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर चल रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर भी आपको 1 2 3 और 1 4, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा तो सिंपली ये आसानी से लूज करके, यानी कि अगर 2p4 है तो 2p4 आसानी से लूज करके 2p3 में कन्वर्ट हो सकता है। सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। हाफ फील्ड मोर स्टेबल, ये यहाँ पर हाफ फील्ड है और ये आपका मोर स्टेबल भी हो जा रहा है। हाफ फील्ड और मोर स्टेबल आपको समझना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं? शाबाश, वेरी गुड। अब एक चीज और भी नोटिस हमको करनी पड़ेगी यहाँ पर, वो क्या है वो देखिएगा। वो ये है कि अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं हमारे सामने फैक्टर्स आ जाते हैं, ये फैक्टर भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। बिल्कुल हमारे साथ रहिए, अभी अभी जाना नहीं, अभी आपको परेशान भी नहीं होना है और जाना भी नहीं। आज आप हमारे साथ समय दीजिए, क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़े जरूर हैं लेकिन फिर भी एक बार बेटर ढंग से रिवाइज हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो फैक्टर्स की बात हम लोग कर लेते हैं। वो फैक्टर्स हैं हमारे पास में, नंबर 1 कौन सा फैक्टर है? रुक जाओ भाई, यहीं पर सबसे पहला फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? सबसे पहला फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा फैक्टर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट है। अब ये बताओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट को जानते हो आप लोग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो पेन भाई कितनी स्क्रीन बनती चली जा रही। तो अब आप सिंपल सी बात है कि लार्जर द नंबर ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितनी बढ़िया अंदर लेयर, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लेयर बनती है डी ऑर्बिटल की, जो एफ ऑर्बिटल की, वो आपकी क्या कहलाती? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाती है। अब लोअर वैल्यू घटती चली जाएगी। अब ये बताइए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बढ़िया सी लेयर अगर तैयार हो गई तो इस लेयर की तैयार होने से होगा क्या कि ये न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। जब अपनी तरफ खींच ही नहीं पाएगा तो वैल्यू ऑटोमेटिकली घट जाती है। पेनिट्रेटिंग पावर अलग है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अलग है, ध्यान देना। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उतना ही स्क्रीन बढ़िया बनेगी और आयनाइजेशन वैल्यू डाउन हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेनिट्रेटिंग पावर अलग है और प्रीति सक्सेना जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट अलग है। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे चारों तरफ बच्चों की लेयर बन जाए तो मैं पीछे वाले बच्चों को उतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, दैट इज स्क्रीनिंग। और पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि अंदर पहुंचना, इलेक्ट्रॉन का पहुंचना, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल हो जाएंगे, ये भी निश्चित हो जाता है। तो अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो एस ऑर्बिटल,
p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f, यानी कि s का जो आयनेशन पोटेंशियल है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, p का और कम होगा, d का और कम, f का और कम होता चला जाएगा। तो आयनेशन ये उसके बाद एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी हमको पता रहनी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक साइज जब बड़ा होगा तो आयनेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि बड़े साइज से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। अब ये बताओ, जब साइज बड़ा है, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे घर में, बहुत बड़े घर में भैया, अगर मेरा कोई दोस्त मुझे बुलाने आ गया तो बड़े घर में पापा को बिना बताए निकल गया, पापा ने पूछा कहाँ थे, बोले अभी यहीं तो बैठे थे, बाहर बगीचे में बैठे हुए थे। तो सिंपल ही है कि साइज बड़ा तो पापा का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और पापा का फोर्स, पापा न्यूक्लियस है, पापा ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है, बड़े में कम लग पा रहा है। अब घर ही हमारा 2 कमरों का है, घंटी बजी, किसी ने बुलाया, अरे भाई चिंकू यहाँ आओ। अब चिंकू जैसे ही मुंडी बाहर निकाली, पापा बोले चिंकू क्या बात, पापा कुछ नहीं, वो दोस्त आया था, अरे यार बाद में आना, बाद में बात करें। तो चिंकू ने बहाना बना दिया। तो सिंपल सी बात यह है कि जितना साइज छोटा, मम्मी पापा का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा। हम मोबाइल कितना चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रजैया के अंदर देख रहे हैं, रजैया के बाहर देख रहे हैं, ये सब पापा देख रहे हैं। मतलब साइज छोटा, एक एक कमरे में पापा खटिया पड़ी, एक में हमारी पड़ी, तो हम क्या करें, कुछ नहीं कर पाए, मोबाइल नहीं चला पाए। अब घर 4 बीघे में बना हुआ है, अब 4 बीघे में जाके एक दूसरे बीघे में बैठ के फोन से गपिया रहे हैं, और कैसी हो, क्या हाल चाल है, बढ़िया हो, मिली नहीं थी कल। अरे भाई जब साइज बड़ा है तो पापा का देखेंगे, जब तक आए ऐसे करने, बोले कुछ नहीं पापा, दोस्त से बात कर रहे थे, हो गया काम। तो सिंपल सी बात यह है कि साइज बड़ा होने से यही एक फर्क हमें दिखाई देगा। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। थोड़ा चैप्टर्स को और कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा टॉपिक और कंसीडर कर दूं, तो आपका ये काम आज थोड़ा और हो जाए, कल मैं खत्म कर दूंगा, और आपसे 5 मिनट अभी लूंगा, जाते जाते लूंगा। चलिए मैं आयनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को और बताऊंगा आपको। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन डाला जाए, और जब एटम में इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो फिर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कितनी रिलीज होती है, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, तो एनर्जी जब रिलीज होगी तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन हमने क्लोरीन में डाला, अगर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डाला तो Cl नेगेटिव में बदल गया, जो एनर्जी रिलीज हुई वो हमेशा माइनस में होती है। ये बात आप नोट करना, अगर एनर्जी माइनस में है तो मतलब रिलीज हो रही है, और अगर प्लस में है तो रिलीज नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एनर्जी E1 होगी, ज्यादा रिलीज होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, E2 होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तीसरा ऐड करेंगे तो और कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते चले जाएंगे, सिंपल ही उतनी ही एनर्जी कम रिलीज होगी, क्योंकि भाई जब एक लड्डू जा चुका है अंदर तो दूसरा लड्डू डालने में तकलीफ होगी। अब तुम खा के बारात में 25 रसगुल्ले घूम रहे हो, तुमसे कोई कहे अरे दादा एक और, तो बोले भाई साहब बस 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 अब नहीं खाएंगे, मान मान जाइए अब नहीं खाएंगे। क्यों, क्योंकि तुम तो पहले ही 25 डाल चुके हो ना अंदर, तो कैसे खाओगे तुम। तो सिंपल सी बात वही कि जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन पहले से अंदर डाल चुके हैं तो फर्दर और इलेक्ट्रॉन आप नहीं डाल पाएंगे, निश्चित है, 100% है। तो अब एक बात यहां पर एक्सेप्शन के रूप में आती है कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, और अभी कभी कभी आपको ये पॉजिटिव भी दिखाई देती है, जैसे कि अगर आपका पेट भरा हुआ हो, जी रिपल्सन के कारण, वेरी गुड शाबाश, रिपल्सन के कारण अगर मैं देख पा रहा हूं तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रिपल्सन यानी जो हमारे नोबल गैसेस है ना, नोबल गैसेस में एक तो आउटर आउटर मोस्ट शेल पूरा है, यानी ऑक्टेट अगर हम देखें इनका नोबल गैसेस का, तो इनका ऑक्टेट जो है ना वो ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो ये और इलेक्ट्रॉन लेने का मूड नहीं बनाएंगे। जब ये और इलेक्ट्रॉन लेने का मूड ही नहीं बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, निश्चित तौर से पड़ेगी। और दूसरी चीज है कि अगर मान लो हम डालें भी तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कोई न खाना खा रहा हो, तुम्हारा बेटा बोले पापा पेट भरा है हम नहीं खाएंगे, पापा पेट भरा हम नहीं खाएंगे, पापा डंडा लेके बैठ गए, बोले खा रहा है कि नहीं खा रहा है,
तो यानी पापा को एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन डालने के लिए भी देनी पड़ रही है, तो फिर वही कंडीशन यहाँ पर भी क्रिएट हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको नोट करनी चाहिए। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चल लेते हैं आगे, इसी सीरीज में चलते हैं कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम चलते हैं तो डिक्रीज करती है। फैक्टर्स वही हैं, एटॉमिक रेडियस, जेफ बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, स्क्रीनिंग इफेक्ट बताएंगे। अब क्वेश्चन ये आया है बहुत जगह पर कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, क्यों? Why the electron affinity of the fluorine is less than chlorine? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा हो जाता है और उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है। यानी अगर रूम छोटा है और छोटे रूम में ज्यादा बच्चे भरे हुए हैं, तो जो बच्चे ऑलरेडी पहले से बैठे हैं तो आने वाले बच्चे को रिपेल कर देंगे, भगा देंगे दूर, अरे यार मुझे नहीं बैठ मिल रहा है, तू कहां से आ गया यार फालतू। तो वो स्मॉल साइज है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल साइज है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, इस वजह से ऐसा होता है। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी सीरीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सिंपल सिंपल बातें हैं, फटाफट सुन लीजिए, आपको मतलब क्लास भी पूरा हो जाएगा और हमारा चैप्टर भी कवरेज होगा। पोलर, अगर भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है जिस टेंडेंसी के द्वारा कोई एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर। जैसे आप क्लास में बैठे हैं, सर जी तो सामने पढ़ा रहे हैं लेकिन पड़ोस में कोई बैठी है, अब आप ऐसे कर रहे हो, फिर ऐसे चले गए, सर पीछे मुड़े ऐसे हो गए, ये क्या है? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बगल में बैठा हुआ एटम है वो खींच रहा है, खींच रहा है। तो वो सेम कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ जो खींच रहा है ना, तो इससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जा रहा है, और मॉलिक्यूल कैसा होता चला जा रहा है? मॉलिक्यूल पोलर होता चला जा रहा है, पोलैरिटी क्रिएट हो जा रही है। और जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, बाकी फैक्टर्स वही हैं, सेम है। मोर इज द एस करेक्टर, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यूपी पीजीटी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज को, आपको यहां नोटिस करना पड़ेगा कि मोर इज द एस करेक्टर, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद रहेगा ना? चलिए शाबाश, वेरी गुड। अब इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं, अगर मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp2 है और यहाँ पर sp है, तो s करेक्टर अगर नोट करें तो sp3 में s करेक्टर कितना है? sp3 में s करेक्टर 25% है, c2h4 में यानी sp2 में 33 है और वहां 50 है, यानी 25, 33 और 50, इनमें अगर देखें तो यहाँ 25% एस करेक्टर है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी। मोर इज द एस करेक्टर, मोर इज द, यहां पर लिख देते हैं, मोर इज एस करेक्टर, मोर इज एस करेक्टर, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? प्रीति समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए आप इस फार्मूले को, यानी कि पॉलिंग स्केल के फार्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए और बी के बीच में हम लोग यहाँ पर ई ए और इंटू ई बी दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी पावर यानी कि इसको रूट लगाएंगे, और यहाँ पर आपका डेल्टा
और कंडीशन आपकी ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी, डेल्टा के अंक की कैलकुलेशन जब करेंगे तो 30 चाई ए माइनस चाई बी कैलकुलेशन में लाएंगे। एक बात आपको ये नोट कर रही है। दूसरी चीज आपको बताएंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यू आप नोट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर साइन माइनस का लगा हुआ है, आप वहां पर इक्वल का दिखाई दे रहा है। ये भी वैल्यू अगर जो निकल के आएगी, तो वैल्यू जब निकल के आएगी तो रूट के अंदर वैल्यू चाई ए माइनस चाई टू, ये मेरी किताब जिन लोगों के पास में है उनके पास ये फार्मूला दिखाई देगा। दूसरी चीज आपको बताएंगे यहीं पर, मुलिकन स्केल, ये यूपी पीजीटी में बहुत आया है, मुलिकन स्केल यूपी पीजीटी में खूब आया है। चाई इज इक्वल टू 0.34374 हो जा रहा है, आई ई प्लस ई ए अपॉन 2 प्लस 0.17 हो जाता है, और यहाँ पर चाई इज इक्वल टू 0.1, ये भी फार्मूला है। दोनों फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा, और दोनों फार्मूलों को आप, मैं तो कहता हूं सिंपल वे में याद कर लो। कुछ चीजें याद करने से काम बनती हैं भाई, मैंने तो सिंपल से बात है याद करके ही लिखता हूं, 0.187 और यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को साथ में 0.17 कर दो, यहाँ 18 है वहां 17 करना है, याद करने में भी ट्रिक लगा लो। लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना है 0.18 से, और उधर प्लस करना है 0.17, एक घटा के प्लस करना है, बिल्कुल कुछ नहीं, सिंपल। एक तरफ मल्टीप्लाई और एक तरफ ऐड, एक गिनती घटानी है, बस कुछ नहीं करना है, तो थोड़ा सा आप याद भी कर लोगे, काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से वैलेंसी की बात करते हैं, तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि कितनी मतलब जब हम कंबाइन करते हैं तो उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दैट इज वैलेंसी कहलाती है। अब ये बताओ, एस ब्लॉक के एलिमेंट की वैलेंसी 1 और 2 है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 है और सेकंड की 2 है। पी ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर में से 10 घटा दो वो उसकी वैलेंसी आएगी। वैलेंसी एक्चुअल में नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी कैलकुलेट की जा सकती है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो 1 है तो 1 हो गई, 2 है तो 2 हो गई, 3 है तो 3 हो गई, अगर 4 है तो वैलेंसी 4 हो सकती है, और 5 है तो फिर गेन करेगा, अब वैलेंसी घटेगी। 5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, दोनों वैलेंसी चलेंगी। तो ये कंसेप्ट तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको ऑलरेडी पता है इनके बारे में। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो इनके रिलेटेड मैं थोड़े से क्वेश्चन दूंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क की बात करता हूं, तो यहाँ पर अगर मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं, जरा हमें क्वेश्चंस बताएंगे। चलिए, दिख रहा है ना आपको, पूरी फिगर दिखाई दे रही है? जी बताइए, दिखाई दे रहा है ना? बोलिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्लियर नहीं है? रुक जाइए, अभी क्लियर करते हैं, रुक जाए, क्लियर करते हैं, 1 मिनट का समय दो बस। चलिए देखिए, अब दिखाई दिया कुछ? अब दिखाई दिया? Which of the following electronic configuration would result in an exceptionally high electron enthalpy? नहीं दिखाई दिया। चलिए मैं लिख करके दिखाता हूं आपको, लिख करके दिखाता हूं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख करके दिखाने पड़ेंगे मुझे। जी, ये वाला दिख रहा है? ये बताइए, ये वाला दिख रहा है? ये छोटा क्वेश्चन है, दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा है? अब दिखा? ये बताइए, और बड़ा करें? बोल दे, चलिए ठीक, हटाइए, बोल देते हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, मैं बड़ा करके दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूं आपको। चलिए मैं, हाँ जी,
चलिए कैमरा में पास में ला करके आपको दिखाता हूँ। ठीक, कैमरा में पास में ला करके आपको दिखाता हूं तो फिर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अगर मैं बात करना चाह रहा हूं यहां पर, तो बात ये हो रही है कि कौन सा इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, लिथियम की है कि सोडियम की है कि पोटेशियम की है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, किसकी ज्यादा है बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। अब दिखाई दे रहा है ना, अब दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं जी। यानी आंसर भी देख लेते हैं, इसमें आंसर हमारा दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो आंसर हमारा लिथियम है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन अक्रॉस अ पीरियड इज जनरली, बताओ ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन अक्रॉस द पीरियड, बताइए क्या है। ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग होगा, बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी का उसके पीरियड में क्या ट्रेंड होगा। इंक्रीज करता है। चलिए ये भी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, ग्रीन टिक हो चुका है, ग्रीन टिक हो चुका है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट पे चल लेते हैं। The energy released when an electron is added to a neutral gaseous atom is defined as, the energy released when electron is added to the neutral gaseous atom is defined as, बताओ इसका आंसर बताइए जल्दी, थर्ड वाले का आंसर बताइए, थर्ड वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वेरी गुड शिवानी, देखो मजा आ रहा है ना, हमारे क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, हमारा आंसर्स भी हो रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है। इस बोर्ड से हमें बेनिफिट ये मिला है, इस बोर्ड। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं, मैं आज आपको ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा, ये वाली पीडीएफ भी आप तक चली जाएगी, आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लोगे, है ना। जितना हम पढ़ा रहे हैं उस पर हम होमवर्क भी आपको दे सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको रोज मिल सकते हैं और बेनिफिट भी आपको बहुत मिलेगा इससे। जो हम पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जाएंगे, तो हम आपको एक ग्रुप देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली मजा आएगा उसमें, ठीक है ना। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच हैलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो मैंने पढ़ाया वही क्वेश्चन हैं ये, अलग से क्वेश्चन नहीं है जो मैंने पढ़ाया। बताइए कौन सा आंसर है इसमें, आंसर सब बता रहे हैं, बताओ सना। देखो मजा आ रहा है ना, बोर्ड पर आपको ये एक बेनिफिट मिल रहा होगा, क्लियर दिखाई दे रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी, बताइए। यहाँ देखो आंसर आपका क्लोरीन मिल गया है, वेरी गुड, शाबाश, क्लोरीन है, वेरी गुड अभिषेक, बहुत सुंदर, शाबाश मेरे लाल, ऐसे ही चलते रहो। व्हाई इज द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो ये फर्स्ट से बड़ी क्यों है, बताओ क्यों है आंसर। इसका आंसर क्या है, पढ़ के मैं सुनाऊं। द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज आफ्टर रिमूविंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता तो ये पॉसिबल नहीं है। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन इंक्रीज मेकिंग द हार्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन, नहीं, बी होगा, बी होगा, बिल्कुल फिफ्थ का बी होगा। आंसर भी चेक कर लेते हैं, बी है, बिल्कुल राइट है, फिफ्थ का बी है। क्लियर दिखाई दे रहा है रविंद्र, क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। रविंद्र अभी थोड़ा बोर्ड पर मुझे पढ़ने में दिक्कत है, इसीलिए मैं यहाँ पर, अच्छा इतना आ सकता है, चलो ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड का भी परफेक्शन नहीं है ना हमारे पास, इसलिए दिक्कत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पर चल लेते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 6 वाले पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड रिजल्ट इन एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, जी बताइए। जी बोलिए। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, 6 वाला है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सुंदर, यानी कि यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है, वेरी गुड। 7th क्वेश्चन, न्यूट्रल एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेंड टू हैव वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें कौन से एटम है न्यूट्रल
एटम्स कौन से हैं जिनकी जो आयनाइजेशन वैल्यू है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव, हैव लो और इवन पॉजिटिव। अभी मैंने बताया था, अभी पढ़ाया था मैंने, 7th वाला अभी पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, बताओ जल्दी से, अभी पढ़ाया था ना, अभी पढ़ाया था ना, बताओ जल्दी से। यस पढ़ाया, ये सब पढ़ाए हुए आ रहे हैं ना क्वेश्चन। तो इस बोर्ड से हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। अब ये बताओ क्या इस बोर्ड का बेनिफिट हमें मिला या नहीं मिला? क्लियर है बात कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बना बना करके तुरंत मिल पा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। थोड़ी सी आपको तकलीफ जरूर होगी भाई, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको इससे 100% उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जा रहे हैं। Despite being the smaller, fluorine has the lower electron affinity than chlorine. What is the reason? यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से कम है, इसका रीजन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, फ्लोरीन की कम है। ऐसा क्यों है, रीजन क्या है? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द फ्लोरीन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। देखो मैंने जो बोला था शब्द वही क्वेश्चन में है, मैंने जो बोला था शब्द वही क्वेश्चन में है, तो आप ध्यान दो कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, आंसर भी मैं वहां पर दिखा दे रहा हूं आपको, आंसर भी मिल जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मजा जरूर आ रहा होगा कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, तो ये है हमारे बोर्ड का जलवा। तो एक बार अनुसर की जय बोल दो अच्छा इसी बात पर। कंसिडरिंग द सक्सेसिव, देखो ये पढ़ाया मैंने नहीं पढ़ाया, कंसिडरिंग द सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पीज, what would you expect of the third ionization enthalpy of sodium? अगर हम सोडियम की थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो सोडियम की थर्ड आयनेशन एंथैल्पी जो है, पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, दूसरा जी ठीक बताओ हाँ ठीक है, बताओ इसका आंसर बताओ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं करूं कंसीडरिंग द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट अबाउट द थर्ड, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। 1 पहला आसानी से निकलेगा, दूसरी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तीसरी और बढ़ जाएगी, तो यहां पर स्लाइटली हायर देन I2 हो जाएगी, सिग्निफिकेंटली हायर देन I2, लोअर देन I1, सिमिलर देन I1। तो पहले तो दो है नहीं, 9th वाले का जवाब भी दिया है, बिल्कुल राइट है, सिग्निफिकेंटली हायर देन I2, वेरी गुड। सब क्वेश्चन में मजा आ रहा है भाई, सब एकदम इंटरेस्ट आ रहा है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चल लेते हैं। विच फैक्टर primarily influences the decrease in ionization enthalpy down the group, ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती चली जा रही है, क्यों? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन एटॉमिक मास, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट। सी आंसर हमारे हिसाब से है। आप बताइए, 10वें का जवाब दीजिए। मजा आ रहा है एस एस यादव, बताओ यार, अब तो जलवा होगा ना, मजा आपको भी आएगा, मजा हमें भी आएगा। तो क्वेश्चंस का जवाब नहीं भाई साहब, आंसर थर्ड ही है, बिल्कुल 100% राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 11 पर चले आते हैं। 11 जी, एक्सप्लेन द, अब ये आपके एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इनको लिख करके भेजिएगा। एक्सप्लेन द, ये जीआईसी लेक्चर जो मेन एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चंस बने हैं, यानी कि एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड, व्हाई द एलिमेंट लाइक बोरॉन ऑक्सीजन शोज द स्लाइटली डेविएशन फ्रॉम द ट्रेंड। ये आपके जीआईसी मेन के क्वेश्चन है, मेंस की तैयारी भी यहां से हो जाएगी। तो अब ये मेंस के क्वेश्चन आपको सामने रख दिए गए हैं, ये टोटल 15 में से 1 2 3 ये मेंस के क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप, ये मेंस वाले हैं, ये 11 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन मेंस के हैं। ये मेंस के लिए भी, हाँ केबीएस मेंस में भी यही जो डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड ऑफ द आयनाइजेशन, डिफाइन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिस्कस व्हाई नोबल गैसेस हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। तो ये 15 क्वेश्चन का हमारा स्लॉट था। अब मैं आपको इसे शेयर कर दूंगा, अगर आपके नंबर पर पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके नंबर पर पहुंचेगा। जी मुझे बताइएगा, नंबर अपना जो है व्हाट्सएप करिए, मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ, और नंबर से मैं आपको व्हाट्सएप, ये सभी क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे। हाँ, जीआईसी मेंस में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। व्हाट्सएप नंबर आप दीजिए अपना, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये नंबर डाल करके व्हाट्सएप करता हूं, आपके पास क्वेश्चन पहुंचे। कोई एक लोग डालिए, शेयर कर दीजिएगा आप लोग, बताइए जल्दी बोलिए, नंबर बोलिए, कोई एक लोग व्हाट्सएप करिए, कोई एक लोग व्हाट्सएप करिए अपना नंबर। यशकुल रुक जाओ, 9149 11 16 019, 9149
11, 16, 19। ठीक है, आप तक पहुंच गया होगा मैसेज, आप तक पहुंचा होगा। प्रीति 63 97 076, 63 97 063 कितना था प्रीति तुम्हारा नंबर? 63 97 076 597 076 597 ये गया। ये आप पे भी चला गया होगा, मैसेज पहुंचा होगा। देखो ये स्कूल मैसेज पहुंचा होगा आपके पास में। और कोई मर्दन सिंह जी 63 065 63 065 26 853 63 065 63 065 और क्या है उसके बाद 63 065 26 853 26 853 ये आपके पास भी चला गया होगा, आपके पास भी पहुंचा होगा अभिषेक जी। चलिए ठीक है, मैं इसे ग्रुप में भेज दूंगा आपके पास में। उसके बाद है मर्दन सिंह जी के पास एस एस यादव 84 21 97 109 84 21 97 84 21 97 हो गया और 84 21 97 109 109 ये भी मैसेज आप कम रह गया नंबर कोई 84 21 97 84 21 97 84 21 97 109 इनवैलिड नंबर बता रहा है 84 21 97 09 बता रहा है, नंबर इनवैलिड बता रहा है, ये व्हाट्सएप पर नहीं है। 84 21 97 11 09 84 21 97 11 09 जी अब चला जाएगा। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। अब इसके बाद हाँ ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। एक दूसरे आप लोग ग्रुप में शेयर को शेयर कर दिए। टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, चूंकि ये जो हमारा क्या कहते हैं टैब है ये टीचमेंट का है। ये टैब जो है वो टीचमेंट का है, यानी बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, ये बोर्ड जो है वो हमारा टीचमेंट का है। इस बात इसीलिए यहाँ पर हमको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसे कट कर देते हैं और अब आपसे मुलाकात हमारी होगी कल। लेकिन जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है, ईमानदारी से बताइएगा कैसा लग रहा है और अच्छा लग रहा है ना, क्लास समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। ये मैसेज भी पहुंचा होगा, टीचमेंट का ग्रुप भी है, ज्वाइन कर लीजिए इसको और ज्वाइन करने के बाद आपको मैं इसके थ्रू होमवर्क भी दे दिया करूंगा। टीचमेंट डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी के थ्रू जा रहा है क्योंकि ये बोर्ड मैंने टीचमेंट कंपनी से खरीदा है और टीचमेंट कंपनी के माध्यम से ही आप तक मैसेज पहुंचा होगा। और ठीक, तो क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइए हमें। और आपको हमारी तरफ से ढेर सारी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हालांकि 15 तारीख को छुट्टी है, कल छुट्टी नहीं, लेकिन ढेर सारी शुभकामनाएं। ये गंगा मैया आपको प्रयागराज संगम के तट से जो है जरूर आप नहाने आइए, स्नान करने आइए और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी लीजिए। गंगा यमुना जी के साथ साथ एक आशीर्वाद आपको जरूर लेना है जो है सरस्वती माँ का, क्योंकि सरस्वती माँ हमेशा उसे बुलाती हैं जिसको अपना ज्ञान देना चाहती हैं। इसलिए जरूर आइएगा, जरूर स्नान करिएगा, भले बाद में आइएगा लेकिन एक बार प्रयागराज जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ के जल में जो नहाया वो समझ लेना पवित्र हो गया। तो इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस पावन पर्व पर, मकर संक्रांति के पर्व पर थोड़ा दान पुण्य जरूर करें और साथ ही साथ आनंदित रहें, सरस्वती माँ की कृपा आप पर बनी रहे। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुश रहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद।